पिछला वीडियो जो हमने आपके लिए तैयार किया था वो लेक्चर 10 था, जिसमें स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पे चर्चा हुई करी थी हमने और उसके कुछ टर्म्स बताए थे। और फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का, तो हम आज इस पे चर्चा करने के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, टॉपिक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक में हमारी कोशिश होगी कि हम बताएंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि सैंपल स्पेस पे हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है विद रिप्लेसमेंट केस में और विदाउट रिप्लेसमेंट केस में। हाँ, अगर आप एक से ज्यादा सैंपल चुनते हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि विद रिप्लेसमेंट से चुने कि विदाउट रिप्लेसमेंट से चुने, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। फिर समझेंगे कि सैंपल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। फिर समझेंगे कि किसी यूनिट के पॉपुलेशन के किसी यूनिट के सैंपल में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से स्टैटिस्टिक हमारे मल्टी डायमेंशनल डेटा को यूनी डायमेंशन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। फिर हम स्टैटिस्टिक के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर की बात करेंगे। तो इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए हमने जो तरीका अब लिया हुआ है वह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो हम एक एक्सेल सीट के द्वारा डिस्कस करेंगे और जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो पिछले ही वीडियो का एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें कि मैंगो प्रोडक्शन ऑफ ट्रीज की बात करी गई थी और एक पॉपुलेशन तय किया गया था जिसमें 4 ही। तो मान लिया कि हमारे पास पॉपुलेशन में 4 ट्री हैं, ट्री नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये इनकी नंबरिंग है ट्रीज की। और ये भी हम मान ले रहे हैं कि इसमें जो मैंगो प्रोडक्शन है वो 18, 20, 24 क्विंटल है। हाँ, तो अगर हम इसे पॉपुलेशन समझ रहे हैं तो हमारा कैपिटल एन बहुत ही छोटा है, 4 का है। यहाँ हमें इन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन और हम सारी चीजें यहाँ की जान सकते हैं, जैसे कि इसका मीन ये 18, 20 एंड 22 यहाँ लिखा एंड 22, 24। तो मीन आया 21 क्विंटल। और वेरिएंस अगर आप निकालना चाहें तो आपने सबको यहाँ लिखा हुआ है, 21 माइनस किया, या अमूमन इसे म्यू से डिनोट करते हैं, फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया और इसका स्क्वायर किया, 20 सम ऑफ स्क्वायर आया। अब 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5 इज द वेरिएंस। और 20 में अगर 3 से डिवाइड करें तो इसे हम लोग कहते हैं 1 अपॉन कैपिटल N माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर। तो ये अभी एक वेरिएंस पॉपुलेशन का माना जाता है। जनरली सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी में ये डील किए जाते हैं, हम इसको बाद में बताएंगे आपको। तो इस तरह से हम ये हमारे पास सिचुएशन है पॉपुलेशन की, लेकिन हमें इसकी जानकारी, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हम सैंपल के द्वारा इन्फरेंस ड्रॉ करना चाहते हैं कि इसका मीन क्या होगा और इसका वेरिएंस क्या होगा और कैसे करते हैं, ये चीज हमें जानना है। तो हमने तय किया कि हम इसमें 3 सैंपल लेंगे पॉसिबल, और हम उन्हें बोलेंगे सैंपल 1, सैंपल 2 एंड सैंपल 3, या 1 रैंडम नंबर 1, 2, 3 मैंने उसे लिखा हुआ है। अब हमारे पास 4 ट्री है, 1, 2, 3, 4। अब इसमें से 3 हमें सेलेक्ट करना है एट रैंडम। तो अब सिलेक्शन का 2 तरीका होता है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में जब सिलेक्शन करते हैं तो पहला आइटम सेलेक्ट किया, जो भी आया उसे नोट डाउन कर लिया, फिर उसको पॉपुलेशन में ट्रांसफर किया, फिर दूसरा निकाला और इस तरह से कैरी करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि पहला पॉपुलेशन का वैल्यू आपका दोबारा भी आ जाए, पहला यूनिट, और हो सकता है कि वह यूनिट आपके हर सैंपल में आ जाए। तो अब आपको 4 में से 3 पॉसिबल सैंपल सेलेक्ट करने हैं। तो अगर आप विद रिप्लेसमेंट से करेंगे तो आपको जो
सैंपल मिलेंगे वो पहले ट्री के लिए 4 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो पहले स्थान पे ट्री 1 आवे या 2 आवे या 3 आवे या 4 आवे। दूसरे स्थान के लिए, दूसरे ट्री के लिए भी आपके पास 4 पॉसिबिलिटी होंगी, 1 2 3 4 की, और इसी तरह से तीसरे के लिए। तो कुल मिलाकर के पॉसिबिलिटी आपका 3 ट्री सिलेक्शन का 4 into 4 into 64 पॉसिबिलिटीज होगी। हाँ, तो जब आप एक बार करेंगे तो इन 64 में से कोई एक पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। अब ये 64 पॉसिबिलिटीज को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम बाकी चीजों को समझें। तो पहला होगा कि ये तीनों 1 1 1 हो, 1 1 1, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। दूसरा क्या हो सकता है, 1 1 2 1 1 3 1 1 4, फिर 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4, इस तरह से आपके 64 बनेंगे। अब केवल पहले स्थान पे अगर आप देखें तो 1 रखते हुए, पहले स्थान पे आपको 1 रखते हुए जो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, सॉरी, जो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी वो 16 मिलेंगी, जिसमें कि फर्स्ट प्लेस पर 1 हो। अब अगर फर्स्ट प्लेस पे आपने 2 रखा तो फिर 16 और इस तरह से 64। लेकिन अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट से करते हैं तो क्या होगा कि पहला स्थान तो आप 4 तरीके से भर सकते हैं। पहला ट्री का सिलेक्शन 1 2 3 4 कोई भी। अब दूसरा ट्री जब आप सेलेक्ट करने जाएंगे तो चूंकि पहला जो सेलेक्ट हो चुका है पहले, वो दोबारा सेलेक्ट नहीं होगा। तो जैसे अगर पहले 1 सेलेक्ट हुआ है तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। अगर 2 सेलेक्ट हुआ है पहली बार तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब रही बात तीसरी बात की, तो अगर पहली बार 1 है, 2 है, तो अब यहाँ पर या तो 3 होगा या तो 4 होगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ से बनी, और 1 2 3 या 1 2 3 4। इसी तरह से यहाँ पर 1 3, तो अब बचा 2 और 4, तो यहाँ पे हो सकता है 2 पॉसिबिलिटी फिर कि 1 2 4 और 1 3 2, और इस तरह से आपको ये 24 पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। इसका मतलब हुआ कि अगर आप रेंडमली ड्रॉ करें तो आपके पास विद रिप्लेसमेंट से 64 पॉसिबिलिटीज हैं सैंपल के सेलेक्ट होने की, और विदाउट रिप्लेसमेंट से 24 के हैं। अब जब हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं किसी में से एक लॉट में से एक फिक्स्ड नंबर का, और अगर वो सारे के सारे यूनिट डिफरेंट हैं, हाँ, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी जो होती है विद रिप्लेसमेंट में होती है कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n। अगर कैपिटल N हमारा 4 है और स्मॉल n 3 है तो 64। लेकिन और इसे n टू द पावर स्मॉल n बोलेंगे। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट से करते हैं तो होगा, इसे कहते हैं परमुटेशन NP3, सॉरी NP3 या 4P3, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 24 आएगा। इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। अब इसमें से कोई भी आ सकता है, सबके आने के इक्वल चांस है। तो अब कोई कहेगा कि ट्री नंबर 1, ट्री नंबर 1, ट्री नंबर 1 के सेलेक्ट होने के हमारे सैंपल में क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम कहेंगे 1/64, यानी कि हर पॉसिबल ऑप्शन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/64 हो गई। अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने सैंपल नंबर 1 यहाँ कुछ लिख रखा है, सैंपल नंबर 1 टू सैंपल नंबर 64 अप टू 64, इसी बात को डिस्कस करने के लिए। अब है कि हमको सैंपल मिलेंगे क्या, तो रैंडम नंबर मिलेंगे क्या, तो जैसे हमने पीछे आपको बताया 1 1 1 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इस तरह के 64 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मैंने ये 64 पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे लिख लिया। अब कोई पूछे कि ट्री नंबर 1 के सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट टाइम में एट ईच ड्रॉ, ठीक है। तो हम इसमें देखें इस कॉलम में कि ट्री नंबर 1 कितनी बार आया है, तो ट्री नंबर 1 आपको इसमें 16 बार मिलेगा आउट ऑफ कितना 24।
तो ट्री नंबर 1 के फर्स्ट टाइम सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। सिमिलरली ट्री नंबर 2 की अगर हम बात करें कि ट्री नंबर 2 इसमें सेकेंड टाइम में ट्री नंबर 1 के सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम यहां भी अगर गिनेंगे तो हमको ये 1/4 मिलेगा प्रोबेबिलिटी, और तीसरे बार भी 1/4 मिलेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा कुछ और चीजों को दिखाने के लिए इन्हें डिलीट कर देता हूं, ताकि थोड़ा हमें स्पेस मिले यहाँ पे आपसे बात करने का। जो चीजें मैं आपसे अब यहाँ डिस्कस करूंगा, और ये सारी की सारी सूचनाएं मैं थोड़ा ऊपर कर दिया, Ctrl+X और Ctrl+V कर दिया। ओके, अब मैं बहुत सारे कैलकुलेशंस करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ रोज को हाइड कर रहा हूं। रोज नंबर 16 टू रो नंबर 62 को हाइड कर दे रहा हूं, ताकि मुझे और सी चीजें सामने दिखें। और इसके बाद हमने यहां से फ्रीज कर दिया, ताकि हेडिंग हमको, लेकिन अब फ्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अगर हम चाहते हैं ये जानना कि चौथे नंबर के थर्ड राउंड में, थर्ड सिलेक्शन में ट्री नंबर 4 के सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस ऑल पॉसिबिलिटी में हमने यहां काउंट किया, इक्वल्स टू काउंट इफ count if in bracket from here h3 to this position, comma, inverted comma and 4, inverted comma close, bracket close। तो ये हमें बता देगा इन्वर्टेड कॉमा 4, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इक्वल टू, तो ये हमें लगता है यहां भी कलर हुआ है, ब्लैक व्हाइट कलर में होगा 16। ठीक है, तो यहाँ इस कॉलम में भी 16 बार आया है। अगर हम यहाँ पे 3 कर देते हैं तो ये बताएगा कि 3 कितनी बार आया है, तो 16 बार। यानी कि हर कॉलम में हर हमारा रैंडम नंबर या हर ट्री नंबर एक सिमिलर नंबर बार आया है, और वह है 16। तो किसी भी ड्रॉ पर किसी भी पेड़ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ड्रॉ में, चाहे सेकेंड ड्रॉ में, चाहे थर्ड ड्रॉ में। तो जब हम रैंडम ड्रॉ करते हैं तो सबके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब आते हैं कि अब हमको डेटा कैसे मिलेगा। तो अब हम सैंपल 1 में देखें कि डेटा क्या हुआ। तो सैंपल 1 का डेटा का मतलब हुआ कि यहाँ पर 18 18 18 हमको मिलेगा। तो मैंने इसको भी हाईलाइट किया। डेटा, अब यहाँ पे हमें अब 64 टाइम्स अब हमें पूरा डेटा यहाँ ट्रांसफर करना होगा। तो मैं एक्सेल का एक कमांड यूज कर रहा हूं, इक्वल्स टू वी लुकअप। ये बहुत ही पॉपुलर कमांड है एक्सेल का, वी लुकअप। तो ये पूछेगा कि आप किसको देखना चाहते हो। तो मैं पहले इस पे क्लिक किया कि 1, कॉमा, फिर पूछेगा कि कहाँ पे देखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे इस दोनों कॉलम को सेलेक्ट किया। इसमें कम से कम 2 कॉलम आपको टेबल अरे में सेलेक्ट करना है। एक वो कॉलम जिसमें कि आपका इंडेक्स है, जिसे कि सर्च करेंगे, और दूसरा कॉलम जिसकी वैल्यू उठाएंगे उसके बदले। तो हमने ये किया, फिर कॉलम कॉमा किया, और फिर हमने इंडेक्स में 2 दिया। इसका मतलब हुआ कि इसमें का कॉलम 2 से वैल्यू उठाना, कॉमा, फिर हमने एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को डबल क्लिक कर दिया, ये लिख दिया, और ब्रैकेट बंद कर दिया। इसमें हमने थोड़ा सा और काम किया कि मैंने
ये जो हमारा कॉलम है इसको फिक्स कर दिया डॉलर लगा के दोनों तरफ से कि रो में भी हम कॉपी पेस्ट करें और कॉलम में भी कॉपी पेस्ट करें तो ये हमेशा एक ही चीज लिखे। इसलिए मैंने इसमें एक छोटा सा वो किया, और पहले तो शायद इसमें पड़ा हुआ है, पहले हम एक को करते हैं 18। अब अगर हम यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर भी ये चीजें आ जाएंगी। इसमें पहले से लिखा हुआ है, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देन ब्लैक सेल, और फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब ये हर जगह से उठा लिया। देख लीजिए 1 4 1, 1 मीन्स 18, 4 मीन्स 24, 1 18 24 18। तो अब आपके ये जितने भी पॉसिबल सैंपल हो सकते हैं विद रिप्लेसमेंट से आपने लिख लिया दैट दोज आर 64। लेकिन जब आप रियल लाइफ में काम करते हैं तो इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट करते हैं। एनीवे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए आपको ये ऑल पॉसिबल को पहले समझना होगा, तभी आप जानेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक निकालते हैं। पहला है सैंपल मीन। अब हमारा हर सैंपल हमको मीन देगा, सैंपल मीन देगा। ठीक है, अब मैंने इसको निकालने के लिए लिखा यहाँ एवरेज, AVERAGE, एवरेज, और मैंने ये तीनों सेल दे दिया तो इसका एवरेज 18 आएगा। यहाँ भी हमने रखा हुआ है लगा करके, और मैंने इसे ब्लैक कर दिया। अब हमको हर सैंपल का सैंपल मीन मिल गया। अब हमें अपने एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक की बहुत सारी वैल्यूज मिलने लगी। एक ही स्टैटिस्टिक हमने लिया है, क्या है वो, मीन। अब इसकी हमारे पास 64 पॉसिबिलिटीज मिली। ठीक है, अब इसी तरह से आप दूसरे स्टैटिस्टिक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं एन सैंपल साइज 3 के लिए, वो है मीडियन। मीडियन के लिए फिर हमने आपको मीडियन के लिए हर सैंपल का मीडियन निकाला और ये आया। इनको मैं कैलकुलेट करके दिखाना चाहूंगा। और कैसे, तो अब है कि सैंपल वेरिएंस। अब हर सैंपल का अपना वेरिएंस होगा, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, तो अब हम हर सैंपल का वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें इनका वेरिएंस निकालना हुआ फर्स्ट सैंपल का, तो पक्का है कि 0 आएगा क्योंकि ये सभी एक ही ऑब्जर्वेशन है। अब मैंने वेरिएंस निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक है कि आप n से डिवाइड करिए और दूसरा है कि n-1 से डिवाइड करिए। ठीक है, मैं इन दोनों मेथड से यूज कर रहा हूं। अगर मैं यहां लिखूं इक्वल्स टू VAR, तो एक्सेल वेरिएंस निकालता है किस फार्मूले से, डिवाइडेड बाय n-1, सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, इस फार्मूले से। अब मैंने इसे यहां दे दिया, इंटर, और यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्वल्स टू VARP। जब हम ये कमांड वेरिएंस के लिए चुनते हैं तो एक्सेल सम ऑफ स्क्वायर को n से डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे 2 से डिवाइड किया होगा और यहाँ पे अब 3 से डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशंस के लिए हम कह रहे हैं। इसके लिए भी 0 आएगा क्योंकि सभी वैल्यू 0 है, सेम है। अब मैंने इसे ड्रैग कर दिया। अब हमारे पास ये डेटा आ गया। अब मीन की हमारे पास बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, कितनी वैल्यूज हैं, 64 हैं। मीडियन की भी 64 हैं, वेरिएंस की भी 64 हैं, 1/n-1 वाले की और 1/n वाले की। अब ये जो हर स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई सैंपल साइज 3 के लिए, यही डेटा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, अब अगर हमें जानना है कि हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस सैंपल मीन का, तो अब हम इस डेटा का फिगर बना सकते हैं, फिगर बना करके जान सकते हैं। तो अब इसको समझाने के लिए मैं आपको यहां से लेकर के चल रहा हूं। Ctrl+C कॉपी किया और एक सीट पे मैं गया, यहां पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+V,
और चूंकि वहां से फार्मूला लेके आया है तो वैल्यू ओनली कर दिया। ये फार्मूला हमने ये सब हटा दिया फॉर्म। अब मैंने अपना सेल कर्सर यहां क्लिक किया, इंसर्ट पे गया, पीवोट टेबल को हम यूज करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए ताकि हम हिस्टोग्राम वगैरह कुछ बना पाए। हमने इसे क्लिक किया और कहा कि आप मुझे यहाँ पे बना के दे दो। तो अब हमारा पीवोट टेबल आ गया। ठीक है, अब मैंने इस मीन को रो लेवल में लाया। तो अब ये बताया कि हमारे पास जो सैंपल मीन 64 थे उसमें बहुत रिपीटेड थे, और कुल 64 में से एक्चुअली डिफरेंट सैंपल मीन वाले जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी इन्हीं वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हैं। ओके, अब हमने देखा कि इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी बना है। मैंने यहाँ क्लिक किया, ग्रुप फील्ड किया। ग्रुप फील्ड में इसने बताया कि स्मॉलेस्ट आपका 18 है और मैक्सिमम 24 है। मैंने कहा कि आप 17 से शुरू करो और इसको कहा 25 तक ले जाओ, और कहा 0.5 का इंटरवल बना दो या 0.25 का बना दो, छोटा गैप रहे, एंड ओके। तो इसने हमारा क्लास इंटरवल्स बना दिए। अब फिर हमने इसको यहाँ ड्रॉप किया ताकि फ्रीक्वेंसी काउंट कर ले। अब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन के आ गया। हाँ, अगर हम इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं ये पूरा का पूरा, कंट्रोल सी, क्योंकि ये पिवोट टेबल से बना है, हम इसमें और कुछ काम करेंगे तो परेशान करेगा। मैंने यहाँ कंट्रोल वी किया एंड यहाँ से कहा वैल्यू फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग को हटा दो। इसके बाद पिवोट टेबल को खत्म कर दिया, हटा दिया। अब अगर हम यहां पे करें इक्वल्स टू दिस अपॉन 64, तो ये हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि कोई भी सैंपल मीन 18 से 18.25 के बीच में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। या हम अगर सैंपल निकालें एट रैंडम तो हमारा सैंपल मीन 20 से 20.25 के बीच में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 15% प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली 20 से 20.7 में 18% है, लाइक दैट। तो अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। चूंकि यहां भी हमने फार्मूला यूज किया है, इसका टोटल आपको 1 मिलेगा, आप चाहें तो सम करके देख लें, और 1 आ गया। अब मैं इसको पहले तो फॉर्मेट कर दे रहा हूं, फॉर्मेट सेल्स, नंबर एंड 2, और फिर मैंने इसे कॉपी किया इसका फॉर्मूला हटाने के लिए और यहां पेस्ट कर दिया, और भी वैल्यू ओनली, और इसको डिलीट कर दिया। और मैं इस कॉलम को भी हटा दे रहा हूं और इसको मैंने कहा px, इसे थोड़ा बोल्ड किया। 18 पॉइंट में सारे के सारे हैं तो 18 पॉइंट किया एंड बोल्ड किया। अब मैं इसको भी 18 पॉइंट एंड बोल्ड। अब मैं इसको फिर से यहां पे कॉपी किया और यहां पेस्ट किया। अब मैंने क्या किया कि इनको सेलेक्ट कर लिया तीनों को, और इंसर्ट में गए, इंसर्ट के बाद कॉलम चार्ट में गए, कॉलम चार्ट में क्लस्टर्ड बार चार्ट सेलेक्ट किए। अब हमारे पास एक बार चार्ट बन के आ गया। हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन से बना रहे हैं, सैंपल मीन स्टैटिस्टिक का। ठीक है, अब इसमें ये रेड वाला जो है वो इस फ्रीक्वेंसी को लिए हुए है। मैंने रेड पे क्लिक किया, इसके बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद चेंज सीरीज चार्ट टाइप किया, और इसमें हमने जाकर के स्कैटर डायग्राम वाला फिगर सेलेक्ट किया और ये कर्व सेलेक्ट कर लिया। हाँ, अब ये हमको कर्व आ गया सेकेंडरी एक्सिस से। अब हमने क्या किया, ये हमारे जो बार्स हैं इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए हिस्टोग्राम के लिए, तो मैंने इस बार पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया,
फॉर्मेट एरिया एक्सेस किया और इस स्लाइडर को 0 पे कर दिया। अब हमको ये शेप समझ में आ गया। ये किस डेटा का शेप है? तो ये जो शेप है वह है सैंपल मीन का, स्टैटिस्टिक सैंपल मीन का। तो हमने क्या देखा कि हमारा पॉपुलेशन से, जो कि सिंगल 4 वैल्यू लिए हुए था, उससे हमने 3 साइज का सैंपल ड्रॉ किया। अब जो सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन आया वो कुछ बेल शेप टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अब हम अगर ये कंफर्म हो गए कि बेल शेप है तो हम कहेंगे कि सैंपल मीन का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। अगर हम कंफर्म हो जाते हैं तो अब आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि पॉपुलेशन, जो सैंपल मीन का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वह अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थियरम, चाहे आपके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पॉपुलेशन डेटा का शेप चाहे जैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव स्क्यूड शेप हो, चाहे नेगेटिव स्क्यूड शेप हो, चाहे बेल शेप्ड हो, चाहे जैसा भी हो, अगर आप लार्ज सैंपल साइज ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन से, हमने कितना सैंपल साइज लिया है? 3, 64 नहीं लिया है, 3। अगर आपका सैंपल साइज लार्ज है, हमारा बहुत छोटा है, लेकिन अगर आपका सैंपल साइज लार्ज है तो सैंपल मीन का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन आएगा वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अंडर रूट सैंपल साइज के बराबर होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन का शेप ही से नॉर्मल है, बेल शेप है पॉपुलेशन डेटा, तो चाहे छोटा भी सैंपल लेंगे तो भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही बनेगा। लेकिन अगर आपका पॉपुलेशन का शेप नॉर्मल नहीं है और आप सैंपल छोटा ले रहे हैं, तो उस केस में सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं भी हो सकता है। तो ये थियरी से जाना गया है, और अगर आपने लार्ज सैंपल लिया हुआ है तो ये नॉर्मल बिहेवियर रखता है, और इसका मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर और एसडी पॉपुलेशन एसडी बाई अंडर रूट सैंपल साइज के बराबर होता है। तो इस तरह से सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन हम कहेंगे कि नॉर्मल है। ये अभी देखने से कंफर्म हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज करके देखें जो कि टेस्ट करते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं ये डेटा, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर से यहां आते हैं। तो अब ये होगा कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन का नॉर्मल बिहेवियर रखेगा। अब इसका अगर हम मीन निकालें, क्योंकि और कोई दूसरा सैंपल मीन नहीं मिलने वाला है सैंपल साइज 3 पर 4 पॉपुलेशन वैल्यू में से, अगर हम इसका मीन निकालें तो देखें कि क्या आता है। हाँ, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं। अब मैंने यहां लिखा एवरेज किया इसका कि एवरेज निकालो, तो इसने एवरेज निकाल के दिया 21, और सॉरी ब्लैक नहीं हुआ है क्या, 21। हाँ, इसको भी मैंने डिलीट किया, इसका भी एवरेज मांगा, एवरेज ये आया 21। अब देखिए पॉपुलेशन का एवरेज क्या था, 21। लेकिन मैं यहां पर, अब आप देखिए कि सैंपल मीन का भी एवरेज 21 आया, इस एग्जांपल में सैंपल मीडियन का भी एवरेज 21 आया। अब क्या हमेशा ऐसा होगा? तो देखते हैं, मैं यहां से डेटा को चेंज कर देता हूं। इस 22 की जगह मान लिया कि एक पेड़ में 0 क्विंटल या 40 क्विंटल मैंगो पैदा हुआ ट्री नंबर 3 में। अब देखिए पॉपुलेशन मीन कितना हो गया, 25.5। यहां से देखिए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो मीन का है उसका मीन कितना हुआ, 25.5। ये मैच कर रहा है, मैं दोनों को रेड कलर से दिखा दे रहा हूं।
लेकिन यहाँ पे मीडियन का जो मीन निकाला हमने, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन जो का मीन आया, वो पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं है। अब जब किसी एस्टिमेटर का या स्टैटिस्टिक का मीन, मीन्स मीन मतलब मीन कैसे आएगा, ऑल पॉसिबल मीन्स को निकालिए और उसका मीन निकालिए, पॉपुलेशन के पैरामीटर के बराबर आ जाए तो उस एस्टिमेटर को कहा जाता है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इसका मतलब हुआ कि सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। इसलिए जब भी हमको कहीं भी पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने की जरूरत होती है तो हम सैंपल का मीन निकाल लेते हैं, मीडियन नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने देखा कि मीडियन अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं हो रहा है, किसी में हुआ किसी में नहीं हुआ। हाँ, अब फिर से मैं यहाँ पे 22 लिख दे रहा हूं। अब आते हैं वेरिएंस का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल वेरिएंस का। अब सैंपल वेरिएंस का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने दो सैंपल वेरिएंस निकाले हैं। एक सैंपल वेरिएंस निकाला है डिवाइडेड बाई n से, और एक सैंपल वेरिएंस निकाला है डिवाइडेड बाई n-1 से। अब देखा जाए कि अगर हम इनके सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हम मीन निकालें तो क्या होता है। अब ये देखिए, ये 5 वेरिएंस है किस मेथड से, डिवाइडेड बाई n-1 मेथड से। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस का जो हमने पाया उसका मीन 5 आया, और यह जो है पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर है। लेकिन अगर हम n से डिवाइड करके स्टैटिस्टिक को बनाते, हाँ एस्टिमेटर को, और तब हम इसके सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकाल के देखते तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर नहीं आता। इसका मतलब है कि ये जो सैंपलिंग वेरिएंस है 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर, यह पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इसलिए जब भी हमको पॉपुलेशन वेरिएंस की जरूरत होगी, हम सैंपल वेरिएंस निकालेंगे एस्टिमेट करने के लिए, और हमारा मेथड क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय n-1, क्योंकि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इसके अलावा एस्टिमेटर की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं आपको केवल एक बता रहा हूं। हम लोग इसको नहीं निकालेंगे अगर हमें एस्टिमेट करना है। दूसरी चीज कि विद रिप्लेसमेंट करने से हमें फायदा क्या हुआ, और विदाउट रिप्लेसमेंट करते थे 24 ही बार हम ट्राई करना होता सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो फायदा क्या होगा। इसको समझने के लिए हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि हम विद रिप्लेसमेंट से क्यों लेते हैं। हम विद रिप्लेसमेंट से सैंपल केवल इसलिए लेते हैं कि हमारे सैंपल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहे, इससे हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में आसानी होती है। ठीक है, अब अगर आप जानना चाहें कि क्या हमारे x1, x2, x3 इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम कोरिलेशन निकालें इनका। अगर कोरिलेशन 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट हैं, हालांकि ये हमेशा सत्य नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर कोरिलेशन 0 है तो इंडिपेंडेंट नॉर्मलिटी के केस में पक्का है कि 0 होगा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि अगर आपका डेटा नॉन नॉर्मल बिहेवियर रख रहा हो तो ये कोरिलेशन 0 होते हुए भी वैल्यूज आपस में रिलेटेड हो। तो अब मैंने क्या किया कि x1 का x2 से, x1 का x3 से, x2 से x3 का कोरिलेशन निकाला। इसको करने के लिए मैंने आसानी के लिए डेटा एनालिसिस टूल का प्रयोग किया, और डेटा एनालिसिस टूल के लिए मैंने आपको कभी बताया नहीं है एक्सेल में। इसके लिए आप जब आप डेटा आप शुरू, अगर आपके पास इनिशियल स्टेज पे हैं, आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है। इस ऑफिस बटन पे क्लिक करिए। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद आप एक्सेल ऑप्शन सेलेक्ट करिए। और जिनके हायर विंडो होते हैं वो ऑफिस बटन उसमें नहीं दिखाई देगा, फाइल दिखाई देगा। फाइल में आप जाएंगे, वहां से ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन चूज करने के बाद आपको ये दूसरा मेनू आएगा, इसमें एड इन क्लिक करिए। एड इन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक तीसरा बॉक्स, मेनू बॉक्स आएगा। इसमें एनालिसिस टूल पैक को हाईलाइट कर दीजिए और इसके बाद गो कर दीजिए। गो करने के बाद आपके पास एक चेक बॉक्स आएगा, इसमें आपका ये अनटिक होगा, आप इसे टिक करके ओके कर दीजिए। कुछ देर में आपका
एक्टिवेट हो जाएगा और जब आप डेटा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डेटा एनालिसिस दिखेगा। ये इनबिल्ट पैकेज है, एक्सेल द्वारा बनाया गया। हाँ, इसमें आपको सिंटेक्स नहीं लिखना होता है। अब मैंने इसमें कहा कोरिलेशन, ओके। और ये पूछेगा कि आपका डेटा कहाँ है। अब हमने इसको X1 से लेकर के और यहाँ तक पूरा का पूरा ड्रैग करके दे दिया और इसको बता दिया कि मेरा डेटा कॉलम में है, बाय डिफॉल्ट ये कॉलम रहेगा। चूंकि मैंने डेटा के साथ हेडिंग भी दिया हुआ है, इसलिए इसको टिक किया कि लेवल्स इन फर्स्ट रो। अब ये पूछेगा कि कहाँ मैं रिजल्ट लिखूं, तो मैंने यहाँ आउटपुट पे क्लिक किया। आउटपुट पे क्लिक करने के बाद इस बॉक्स में क्लिक किया। इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ खाली जगह है, यहाँ क्लिक कर दिया एंड ओके। अब आप देखें, इसको थोड़ा बोल्ड किया जाए, स्क्रीन विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब X1 का X2 के साथ कोरिलेशन 0, X1 का X3 के साथ कोरिलेशन 0, X3 का X2 के साथ कोरिलेशन 0, यानी कि सारे के सारे हमारे जो सैंपल्स आए हैं वो इंडिपेंडेंट है। X1, X2, X3 आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ये हम इस एजम्पशन के आधार पे कह रहे हैं कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ऐसा होता है। ओके, लेकिन अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट से लेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, अब दूसरी चीज समझते हैं। मान लीजिए कि हमने केवल एक सैंपल लिया एट रैंडम। अब हमको इस डेटा को दिखाना है। सपोज करिए कि ये इस डेटा को एक्सिस पर, तो हमें कितने एक्सिस की जरूरत होगी? तो हमें एक X1 की एक्सिस की जरूरत होगी, एक X2 के एक्सिस की जरूरत होगी और एक X3 के एक्सिस की जरूरत होगी। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास एक पॉइंट हुआ सैंपल नंबर 8। इसका मतलब हुआ कि हमारा सैंपल स्पेस जो अभी बना हुआ है ऑल पॉसिबल सैंपल्स का, यह 3 डायमेंशनल सैंपल स्पेस है। और इसमें कुल कितने पॉइंट हैं? 64 पॉइंट। अब स्टैटिस्टिक क्या करते हैं कि इन 3 डायमेंशनल स्पेस को, अच्छा आपका ओरिजिनल डेटा कितने डायमेंशन का है? तो 1 डायमेंशन का है। मैंगो प्रोडक्शन केवल एक एक वैल्यू है 4 ट्रीज की। तो आप अगर इसको एक्सिस पे दिखाना चाहेंगे तो एक एक्सिस की जरूरत होगी, हाँ, आपके डेटा के। लेकिन जब आप इसमें से 3 सैंपल निकाले तो आपका डेटा मल्टी डायमेंशनल हो गया। अब जब हमने मीन निकाला इससे, तो फिर ये इन तीनों को इसने क्या किया? ड्रैग करके एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल एक्सिस पे ला दिया। एक सिंगल एक्सिस का एक पॉइंट हो गया। हाँ, और इस तरह से अब अगर आप ऑल पॉसिबल मीन्स को देखें तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस का डेटा को समराइज करके एक डायमेंशन पे कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि अब आपको डिसीजन लेने में सहूलियत होगी। तो ये स्टैटिस्टिक जनरली आपका डायमेंशनल रिडक्शन का भी काम करते हैं एक स्पेशल पर्पज से। ठीक है। और हम लोगों ने जाना कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो होगा, हमने मानने को बोला कि ये नॉर्मल होगा, हाँ, प्रोवाइडेड कि आपका सैंपल साइज लार्ज है और छोटा है तो पॉपुलेशन नॉर्मल होने पे होगा। अब मीडियन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा हम आपको नहीं बता पाएंगे। अब वेरिएंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सर्टेन फॉर्म पे सम सिचुएशन में कुछ चीजों को हटा देते हैं। इस डेटा को तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका एक फॉर्म काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, सैंपल एसडी का या सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्म का। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिटरेचर में आपको मिलेंगी कि किसका कौन सा फॉलो करता है। अब हम आते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में। विदाउट रिप्लेसमेंट, हाँ, एक चीज और हमने यहाँ पे मिस किया। अब स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर जो भी आपका स्टैटिस्टिक है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा है, अगर आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें तो वह उस स्टैटिस्टिक का स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। जैसे अगर ये मीन है, अब मैं अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यहां निकालूं
ओके, सो इक्वल्स टू STDEV। अब मुझे एस्टिमेट नहीं करना है तो मैं कौन सा लगाऊंगा, डिवाइडेड बाई n का, STDEVP और ये डेटा 1.291 और हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन in case of three samples drawn from normal this population of 4 units is 1.291 in my case. Similarly, आप इसको अगर यहां कॉपी करके पेस्ट कर दें तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीडियन होगा। अगर फिर से इस डेटा का भी आप एसडी निकाल लें, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, इस डेटा का भी निकाल लें तो ये होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस होगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस इन दिस केस ऑफ फॉर्म आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमने बताया कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है विथ मीन, पॉपुलेशन मीन एंड एसडी और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन या एसडी सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो अब जो है ये चीज पाए हैं, ये चीज हम यहां से देखें कि आता है कि नहीं। इस डेटा का जो सिग्मा है वो 5 है, तो इसका एसडी क्या हो गया, एसडी बराबर हो गया इक्वल्स टू 5 टू द पावर 0.5, अंडर रूट निकाल लिया। हाँ, तो ये एसडी हो गया। और हमारा सैंपल साइज कितना था, n बराबर था 3, n बराबर था 3 और ये है सिग्मा एसडी पॉपुलेशन का। हाँ, पॉपुलेशन का। अब हमने क्या किया कि इक्वल्स टू एसडी डिवाइडेड बाय 3 के पावर 0.5 अंडर रूट 3, सॉरी। अब ये भी इसी के बराबर आना चाहिए, 1.291 एग्जैक्टली इसी के बराबर है। ये डेसिमल प्लेसेज एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहें तो यहाँ इक्वल टू करके माइनस करके देख लें, दिस माइनस दिस मस्ट बी 0, 10 टू द पावर -14, इसको फॉर्मेट सेल किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, 0। इसका मतलब है कि अगर हमको अपना सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम मालूम है तो हम ये बार बार सैंपल नहीं निकालेंगे। हाँ, अगर हमें स्टैंडर्ड एरर चाहिए तो हम देखेंगे सैंपल मीन का, तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमको मालूम है कि नहीं। अगर मालूम है तो हम उसमें अंडर रूट सैंपल साइज से डिवाइड कर देंगे, हमको हमारे एस्टिमेटर का सैंपलिंग स्टैंडर्ड एरर मिल जाएगा सैंपल मीन के लिए। हाँ, इसी तरह से हर जितने भी स्टेटिस्टिक हैं जिनको कि वेल डिफाइन किया गया है, हाँ, सबके स्टैंडर्ड एरर निकालने के फार्मूला भी डेवलप किए गए हैं। अब मान लीजिए कि हमको पॉपुलेशन का सिग्मा नहीं मालूम है, सिग्मा स्क्वायर नहीं मालूम है, डेटा बहुत बड़ा है, हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल पाए, हम डेटा ही नहीं है हमारे पास। अब हमको स्टैंडर्ड एरर निकालना है, तब हम क्या करेंगे, तो हम सिग्मा का ये वेरिएंस का जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है वो क्या है, सैंपल वेरिएंस। तो हम अपने सैंपल वेरिएंस को निकालेंगे, मींस 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर रूट हम सिग्मा की जगह पे रख देंगे, अपॉन सैंपल साइज कर देंगे, तो हमको ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर मिल जाएगा सैंपल मीन के लिए। इसी तरह से हमारे और भी एस्टिमेटर्स के लिए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के तरीके हैं। ठीक है, अब आप चाहे तो यहाँ कुछ भी वैल्यू बदल के देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, 4 वैल्यू मैं अपने मन से दे रहा हूं, 0,100। आप देख लें, इसका भी सैंपल मीन B5 टू, सॉरी, ये इसको हम चेंज करें तब तो
ये यहाँ पे हमने चेंज किया है, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ 21 था, यहाँ भी 21 है, ये कैसे हो रहा है, कहाँ से डेटा उठा रहा है वो, अच्छा डेटा यहाँ से उठा रहा है, सॉरी, ओके। इसको हम मिटाते हैं, कंट्रोल जेड, इंटर, और ये फार्मूला हमने कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल वी, और मैंने यहाँ तक ड्रैग किया। अब देखिए मेरा पॉपुलेशन मीन 41 हुआ, मीन्स का मीन देखिए 41 हुआ, मीडियन नहीं हुआ 41। हाँ, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं निकाला था शायद, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ये 645, स्टैंडर्ड एरर कहाँ था कहीं, अच्छा वो मिट गया क्या, एनीवे हम इसको निकाल लेते हैं। हाँ अच्छा, ये मीडियन जो है, ये पॉपुलेशन मीडियन का भी अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है। हाँ, जैसे अगर हम इसका मीडियन निकालें इक्वल्स टू मीडियन दिस, तो इस पॉपुलेशन का मीडियन 65.5 है, लेकिन जो सैंपल मीडियन का मीन है वह है 63.78। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है। हाँ, अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए मीन ही निकालेंगे, ये नहीं कि मीडियन निकाल करके अनबायस्ड एस्टिमेटर देखेंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी यहां से बदल दीजिए, फिर से कुछ चेंज कर दीजिए, आपका ये रिश्ता हमेशा बना रहेगा। और इसका जो ये 621 आया है, हम यहाँ पे कर देते हैं इक्वल्स टू SQRT this variance this to the power 0.5 divided by 3 to the power 0.5, स्टैंडर्ड एरर आ गया। हाँ, और सिग्मा स्क्वायर, अच्छा ये सिग्मा स्क्वायर भी कहाँ से आ रहा है, ये भी गड़बड़ आ रहा है। इसको मैंने किया इक्वल्स टू VARP, मैंने इस डेटा से सेलेक्ट करके बनाया हुआ था, फार्मूला इस पे डाल देते हैं, VARP सिग्मा स्क्वायर, ओके। हाँ ये देखें 935 हाँ, तो this variance is unbiased estimator of this variance, this variance is unbiased estimator of this variance, ठीक है। तो लेकिन अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट में जाएं तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे सैंपल इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो मैंने फिर से डेटा एनालिसिस टूल को यूज किया, कोरिलेशन, और फिर मैंने इनका डेटा जो दिया इसमें 18 टू दिस यहां तक लेवल, अच्छा इस बार लेवल नहीं है तो मैंने हटाया, और फिर मैंने अपना इनका प्लेस दिया, इसको मिटाया और कहा यहाँ पे लिख दो। अब ये देखें 0.33 कोरिलेशन आया, नेगेटिव, 0 नहीं आया, जो कि मैं कह रहा था। तो हम इंडिपेंडेंट लेने के पीछे हमारा यही कारण है। हाँ, अब अगर हम यहाँ पे एक तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, हम व्यू में फ्रीज को हटाते हैं, अनफ्रीज, ओके। अब हमारे ये 24 सैंपल्स हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ भी मीन मीडियन वेरिएंस निकाला है। अब इसका देखिए मीन 21 है। अगर मैं इसे थोड़ा हाइड करूं ताकि हम कंपेयर करें पॉपुलेशन और उससे, तो ये 21 है। पॉपुलेशन का मीन देखा जाए इक्वल्स टू एवरेज पॉपुलेशन इंटर, फिर इक्वल्स टू वेरिएंस VARP this इंटर, एंड सम ऑफ स्क्वायर, इसको हम n-1 से कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 4 स्टार
VARP divided by 3. VARP here to here. अब एक्सपेक्टेड इसे हम इस मीन्स का मीन निकाले 21 आया, पॉपुलेशन मीन के बराबर आया, इसका मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, जब हम किसी प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज का मीन निकालते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। तो हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल्स टू 21 एंड इट इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन। इसे लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो वेरिएंस निकाला था, ये यहाँ पे इसका जो मीन आया 6.67 आया, और पिछली बार जब विद रिप्लेस केस में हमने निकाला हुआ था तो ये वैल्यू पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर आ रही थी। लेकिन हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस अब विदाउट रिप्लेसमेंट में इससे मैच नहीं कर रहा है, मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एस स्क्वायर। स्मॉल एस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, लेकिन विद रिप्लेसमेंट के केस में एक्सपेक्टेशन स्मॉल एस स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में expectation of small s square is coming to be equal to expectation of this capital S square. What is capital S square? तो capital S square के लिए अगर आप यहाँ capital n-1 कर दें इस फार्मूले में, तो आपका ये capital S square हो जाता है। यानी कि population में भी यही लॉजिक लगाएं small s का। तो इस तरह से हम ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में जानते हैं। अब जब आप रियल लाइफ में करेंगे तो आप ऑल पॉसिबल नहीं निकालेंगे, आपको केवल ये जानना है कि हमारे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन पता होने से मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन पता होने से मतलब ये है इन्फरेंस में कि क्या आपको बताया गया है कि पॉपुलेशन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि कोई न कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम बताया गया है कि नहीं। और हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होता है। जैसे कह दिया गया कि पॉपुलेशन नॉर्मल होता है, तो अब हमें पॉपुलेशन में केवल दो ही चीज जानना है, एक मीन और एक वेरिएंस, क्योंकि बाकी चीजें पॉपुलेशन का नॉर्मल का जो है स्क्यूनेस 0 होता है, खोजना ही नहीं है। अगर बता दिया गया तो कुर्टोसिस 3 होता है, खोजना ही नहीं है। हाँ, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पैरामीटर होते हैं, तो उन्हीं नाम अगर हमको बता दिया गया है तो हमारा इन्फरेंस में प्रॉब्लम है कि उस पैरामीटर को बताना, उसकी वैल्यू बताना ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। अब अगर आपके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो आपके स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ न कुछ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हो ही। हाँ, तो अब जितने हम लोग यूज करते हैं, हम अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह का पॉपुलेशन है, और जनरली ये नॉर्मल के लिए ही थियरी डेवलप हुई है मैक्सिमम। तो अगर नॉर्मल है तो किस स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कैसा स्टैटिस्टिक लें तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। और इस तरह से हमेशा आपको ये समझना है कि जब भी आप सैंपल से कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका स्टैंडर्ड एरर होगा। आप एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जबकि उसकी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, तो अब आप स्टैंडर्ड एरर जब आप निकालेंगे तो वो आपको उस ऑल पॉसिबल वैल्यूज के सेंटर से आपको डेविएशन बताएगा कि कितने डेविएशन पे आपके ऑल पॉसिबल वैल्यूज थी और आप जो पाए हैं वो क्या है। इसलिए स्टैंडर्ड एरर हमेशा एस्टिमेट के साथ देना आवश्यक है। तो मैं अपना वीडियो यहीं बंद कर रहा हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्सेल के माध्यम से ही इसे दिखा रहा हूं। अगर आप आगे के वीडियोस देखते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।